हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं फंक्शन के बारे में, जो उसके आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं और पैरामीटर्स जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे, अगर मैं पैरामीटर पास करता हूं किसी फंक्शन कॉल के थ्रू किसी फंक्शन को, वो तीन तरह से पास किए जा सकते हैं: पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के तौर पर। तो वो कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए करते हैं और उन सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं वो हम आज सीखेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स क्या होते हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था कि आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं और पैरामीटर्स क्या होते हैं। अगर आपने मेरी पिछले वाली वीडियोस जो फंक्शन की है वो नहीं देखी हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वो वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपको ये वाली वीडियो समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो हमें पता है कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे पास फंक्शन और एक होता है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल हमारा वो पार्ट होता है जिसके थ्रू हम फंक्शन की जो फंक्शनैलिटी को है वो यूटिलाइज करते हैं। कि जैसे मैंने जो फंक्शन डिफाइन कर रखा है, इसको प्रोग्राम में यूज़ करना है तो वो फंक्शन कॉल के थ्रू होगा। फिर हमें पता है कि जैसे ही हमने कोई फंक्शन बनाया, हम यहाँ पर क्या करते थे, आर्ग्यूमेंट देते थे। एक यहाँ पर होता था और एक फंक्शन कॉल के अंदर थ्रू होता था, जो हम वैल्यूज सेंड करते हैं। जैसे मैं फंक्शन कॉल में x और y की वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ, तो वो वैल्यू कहलाती है आर्ग्यूमेंट्स। और जो फंक्शन की हेडर में डिफाइन होती हैं, जैसे यहाँ पर a और b है, इनको हम कहते हैं पैरामीटर। तो इस बात से हमारे पास क्या बात निर्धारित होती है, जो आर्ग्यूमेंट है वो फंक्शन कॉल में अपीयर होंगे और जो पैरामीटर है वो फंक्शन के हेडर में होते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है कि आर्ग्यूमेंट्स एक्चुअली किस तरीके से काम करते हैं और कैसे कैसे उनको भेजा जा सकता है। तो आर्ग्यूमेंट के जो अल्टरनेटिव नेम है, जैसे आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो रियल वैल्यूज होती हैं जिनके ऊपर रिजल्ट कैलकुलेट होकर हमारे प्रोग्राम में आएगा। तो जिस एक्चुअल डेटा के ऊपर काम हो रहा है उसको हम एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कहते हैं, जो फंक्शन कॉल के अंदर आ गए। और जिस चीज़ को लेकर मेरा फंक्शन रिजल्ट कैलकुलेट कर रहा है, उसके ऊपर काम कर रहा है, कंप्यूटेशन कर रहा है, तो उस वाले पैरामीटर को हम क्या कह देते हैं, फॉर्मल पैरामीटर या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। ये मैंने स्पेसिफिकली आपको पिछली वाली क्लासेस में बताया था। आई होप आपको पिछली क्लास से ये वाली सारी चीज़ें रिमेंबर रही होंगी। फिर उसके बाद बारी आती है कि फंक्शन कॉल हम कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। इससे पिछले वाली क्लासेस में मैंने आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखाई थी, प्रोग्राम भी रन करके दिखाए थे। अभी हमने सिंपल किया है कि प्रोग्राम बनाया है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया है, अभी उसके साथ जो हमने छेड़खानी नहीं की है। तो वो सारी चीज़ें हम इन वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो जैसे फंक्शन कॉल थी, बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं, फंक्शन कॉल के लिए यहाँ पर फंक्शन का नाम होता है और यहाँ पर जो है हमारे एक्चुअल पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो होते हैं। जैसे 3 और 4 हैं, तो जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का था तो a और b में वैल्यू 3 और 4 चली जाएगी। अगर मान लो उसके बीच में अगर मैंने कोई वेरिएबल डिफाइन कर रखा है, जैसे p, और उसमें वैल्यू 9 दे रखी है, तो हम ऐसे जो p है उसको भी डायरेक्ट जो है फंक्शन कॉल में यूज़ कर सकते हैं। कि मान लो एक वेरिएबल है और एक डायरेक्ट लिटरल है हमारे पास, या लिटरल है और उसके साथ कोई भी कंप्यूटेशनल चीज़ हो रखी है, ये सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी आर्ग्यूमेंट के साथ। फिर बात आती है जो पैरामीटर्स होते हैं, जो फंक्शन के अंदर डिफाइन होते हैं और फंक्शन कॉलिंग के साथ डिफाइन होते हैं, तो उसको हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को पैरामीटर पासिंग बोला जाता है, यानी कि जो फंक्शन कॉल के अंदर ये वाली वैल्यूज़ हैं इनको हम किस तरीके से देंगे। तो ये हम 3 तरीके से दे सकते हैं। पहला होता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, दूसरा होता है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट और तीसरा होता है कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के अंदर। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हमें ये कहते हैं कि जो भी हमने पैरामीटर डिफाइन कर रखे हैं फंक्शन कॉल के थ्रू, सेम एग्जैक्टली जो है वो फंक्शन कॉल में होने चाहिए। और जैसे
जिस सीक्वेंस में उनको फंक्शन हेडर के अंदर हमने लिख रखा है सेम एज इट इज़ वो फंक्शन कॉल के अंदर जाएंगे। जैसे यहाँ पर जो बात थी कि जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है चेक का, उसके अंदर 3 पैरामीटर जा रहे हैं ABC, और यहाँ पर हमने फंक्शन कॉल कर रखे हुए उसमें क्या है XYZ गया हुआ है। तो यहाँ पर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या कहता है कि जो डायरेक्ट वैल्यू है हमारे पास, अगर ये फंक्शन कॉल होती है तो A की वैल्यू ए के अंदर जाएगी एक्स की वैल्यू, बी के अंदर जाएगी वाई की, और सी के अंदर जेड की। तो जिस सीक्वेंस में ये लिखे हुए हैं उसी सीक्वेंस में वो क्या करेगा, इसकी वैल्यू उठाएगा। अगर इसके प्लेस पर अगर हम यहाँ पर फंक्शन कॉल में अगर मान लो मैं 2 और XY लिख देता तो क्या होता, तो यही होता कि जिस सीक्वेंस में ये है उसी सीक्वेंस में वैल्यूज़ असाइन हो जाती। जैसे ए के अंदर वैल्यू 2 जाती, बी के अंदर x जाती और सी के अंदर y जाती। तो पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट अगर हमने दे रखे हैं तो वो सीक्वेंशनल मैनर में काम करेंगे। उसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि b जो है वो किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू उठा ले। तो पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट हमें क्या कहते हैं, द आर्ग्यूमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल द पैरामीटर्स। यानी कि अगर यहाँ पर 3 पैरामीटर हैं तो 3 ही फंक्शन कॉल में होने चाहिए। अगर 2 हमने लिख दिए तो एरर आ जाएगा, अगर 4 हमने लिख दिए तो भी एरर आ जाएगा, 3 है तो 3 ही होने चाहिए। और इसके साथ साथ द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट आर मैच्ड विद द पैरामीटर पोजीशन वाइज। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जो आर्ग्यूमेंट जिस तरीके से लिख रखा है वो उसी पैरामीटर को असाइन होगा। उसके बाद बारी आती है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट की। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमें क्या कहते हैं कि कई बार हमें ऐसी ज़रूरतें पड़ती हैं, जैसे अगर मान लो मैं सर्कल के एरिया के ऊपर काम कर रहा हूं जहां पर पाई की वैल्यू बार बार यूज़ होती है और पाई की वैल्यू फिक्स्ड होती है, तो पाइथन हमें ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवा देती है कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यूज़ अगर मैं बार बार ना देना चाहूँ, अगर स्किप करना चाहूँ तो स्किप भी कर सकता हूँ। अगर किसी कंडीशन के अंदर उसके अंदर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है तो मैं वो भी कर सकूं। तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, वो कर सकते हैं हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के थ्रू। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट में क्या कहते हैं कि फंक्शन हेडर के अंदर जो है मैं एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट डिफाइन कर दूंगा जिसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है मैं वो पहले ही असाइन कर दूंगा। जैसे यहाँ पर रेट है, रेट के अंदर एक मैंने वैल्यू पहले ही दे दी है, प्रिंसिपल और टाइम के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है। तो इस तरीके से अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो यहाँ पर जो मैं रेट की वैल्यू जो है वो स्किप कर सकता हूँ। जैसे अगर यहाँ पर इसी फंक्शन के लिए कॉल हो रहा है और जैसे मैंने इंटरेस्ट में दिया है 5400 और 2, और वो क्या हो गया, प्रिंसिपल और टाइम को वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, और बाय डिफ़ॉल्ट जो रेट की वैल्यू है वो यहाँ पर जो दे रखी थी वो उठा लेगा। अगर मान लो रेट की वैल्यू अगर चेंज होती है तो फंक्शन कॉल के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, उसको स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो जैसे ही स्पेसिफाई करूँगा तो यहाँ पर जो वैल्यू स्पेसिफाई होगी वो डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू प्रोवाइड करवा रखी थी उसको छोड़कर दूसरी जो है वो यूज़ कर लेगा। तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के अंदर हम इस तरीके से डील कर सकते हैं। जो यहाँ पर वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट थी वो स्किप भी हो सकती है और दूसरे के अंदर वो स्किप नहीं भी हो सकती है। बट इसके साथ हमें एक जो स्पेशल चीज़ याद रखनी है वो हमेशा ये याद रखनी है, जो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट या जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ वो हमेशा राइट साइड में होगा। राइट साइड में कहने का मतलब है रेट को अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा रेट इज इक्वल टू 10 और फिर कॉमा डालकर प्रिंसिपल और टाइम लिखता हूँ तो इसके अंदर एरर आ जाएगा, ये काम नहीं करेगा। या इसको अगर मैं बीच में लिख दूंगा तो भी काम नहीं करेगा। तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमेशा जो होगा वो राइट साइड में होगा, ना कि लेफ्ट साइड में होगा, ना बीच में होगा। ये चीज़ें इसके साथ ध्यान रखनी है हमें। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट बारी आती है वो आती है कीवर्ड या नेम्ड आर्ग्यूमेंट की। इसके अंदर पाइथन ने हमें ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवा दी कि अगर मैं वैल्यू देना चाहूँ किसी फंक्शन के थ्रू, जैसे हमने यहाँ पर फंक्शन डिफाइन कर रखा है DF इंटरेस्ट प्रिंसिपल टाइम रेट जो था डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट मैंने यहाँ पर दे दिया। हम जो है मल्टीपल को कंबाइन भी कर सकते हैं। फिर जो इसकी फंक्शन कॉल है, अगर मान लो मैं प्रिंसिपल को अगर डायरेक्टली यहाँ पर स्पेसिफाई कर देता हूँ, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2000, टाइम इज इक्वल टू 2 एंड रेट इज इक्वल टू 0.10, यहाँ पर अगर मैं एग्जैक्टली मैच कर देता हूँ जो
एक्चुअल में और फॉर्मल पैरामीटर में, यानी कि जो आर्गुमेंट और पैरामीटर के नाम अगर सेम है, बिल्कुल सेम है, तो फंक्शन कॉल में मैं उनकी वैल्यू जो है वो आगे पीछे लिख सकता हूँ। ये किसके अंदर होगा? ये होगा नेम्ड आर्गुमेंट के अंदर। नेम्ड आर्गुमेंट का कहने का मतलब है अगर दोनों के नाम मैच कर रहे हैं तो जो लिखने का सीक्वेंस है वो चेंज हो सकता है। तो जैसे हमने यहाँ पर पहले प्रिंसिपल, टाइम और रेट दे दिया, ये एग्जैक्टली इसी सीक्वेंस में है। फिर इंटरेस्ट में दे दिया टाइम इज इक्वल टू 4, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 4000, रेट इज इक्वल टू 0.15, तो ये भी वैलिड स्टेटमेंट होगी। अगर मैं दे देता हूँ रेट, टाइम और प्रिंसिपल, इस तरीके से अगर इनको लिख दिया है तो ये एग्जैक्टली यूं का यूं चल जाएगा। अगर मान लो इसके अंदर अगर मैं कोई चेंज कर देता हूँ, बीच में अगर कोई चीज़ छोड़ देता हूँ, जैसे टाइम जो है मैंने वो छोड़ दिया है, प्रिंसिपल यहाँ पर अगर छोड़ दिया है, तो इन केस वहाँ पर जो है वो उस वैल्यू को अपने आप एडजस्ट करके उठा लेगा, क्योंकि जो चीज़ नहीं होगी वो उसी सीक्वेंस में उठा लेगा। तो ये थे किस तरीके से हम आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं। कहने के लिए बहुत छोटी सी सिंपल सी चीज़ है, बट जब इसका प्रोग्रामिंग के अंदर हम यूटिलाइज कर देते हैं तो एक छोटी सी गलती भी हमारे प्रोग्राम को बिगाड़ देती है। तो इस सारी चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो सारा चलिए हम प्रैक्टिकल के थ्रू करते हैं। उसके लिए हम अपना क्या करते हैं, आइडियली ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है एक बेसिक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, जैसे डेफ EL मल्टीप्लाई का मैंने जो है जो सबसे पहले आर्गुमेंट और पैरामीटर का था वो वाला प्रैक्टिकल आपको करके दिखा देता हूँ। MUL नाम का एक फंक्शन ले लिया जिसके अंदर हमने जो पैरामीटर ले लिया A, B, और ये क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा A स्टार B को। तो इसका मतलब है ये फंक्शन क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कर देगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वैल्यूज़ इज, तो ये क्या करेगा, मुझे A और B को जो है वो कैलकुलेट करके दे देगा। इसके साथ साथ जो बेसिक फंक्शन है वो ये कर लेते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें और करके दिखा देता हूँ। जैसे प्रिंट करके बता देते हैं कि जो प्रोग्राम A की वैल्यू उठाएगा वो क्या उठाएगा और B की वैल्यू उठाएगा वो क्या उठाएगा। ये जो है इस तरीके से आप चेक कर सकते हो आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरीके से क्या काम करते हैं। आप चाहें तो इसको ऐड करके आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली क्या वैल्यू जो थी वो क्या उठाएगा। तो इसके अंदर आप जो है टेस्टिंग के लिए, लर्निंग के लिए अलग से प्रिंट स्टेटमेंट डाल सकते हो अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी, अगर आपको पता है कि आप सही तरीके से उसको इंसर्ट कर रहे हो। तो ये डीबगिंग के अंदर भी यूज़ होता है और आपको इससे एग्जैक्टली ये पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर यूज़ हो रही। तो जैसे मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ, MUL में मैंने दे दिया 3,4। तो जैसे ही मैंने 3,4 दिया तो हमें पता है कि ये जो है एग्जैक्टली मैच करेगा। वैल्यू 3 किसके अंदर जाएगी, A में, और B में वैल्यू जाएगी वो जाएगी 4। तो इस तरीके से एंटर कर दूंगा तो यहाँ पर इसने क्या है, जो A की वैल्यू उठाई है वो उठाई है 3 और जो B की उठाई है वो क्या उठाई है 4। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हर एक चीज़ को चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं इसके अंदर। फिर मान लो अगर जैसे मैं एक कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, p इज इक्वल टू मैंने कर दिया 10, और यहाँ पर अगर मैं उसको कॉल करूँगा, यहाँ पर मैंने दे दिया है p, 4, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, A की वैल्यू जो थी उसने P उठा ली और B की वैल्यू जो 4 उठा ली। इसके साथ साथ अगर मैं चाहूँ तो और कर सकता हूँ, जैसे P प्लस मैंने यहाँ पर 5 दे दिया है। तो उसके हिसाब से देखिए यहाँ पर जो है इसने जो A की वैल्यू उठाई वो पहली उठाई और जो B की वैल्यू है वो ये कंप्यूट करके जो इसने वैल्यू उठा दी। तो इस तरीके से वो जो है हम अलग अलग आर्गुमेंट जो है वो दे सकते हैं। फिर ये चीज़ चेक कर लेते हैं, अगर मान लो कोई भी अगर आर्गुमेंट अगर मैं स्किप कर देता हूँ, जैसे मैंने सिर्फ यहाँ पर P लिखा, MUL यहाँ पर 2 आर्गुमेंट ले रहा है, मैं सिर्फ 1 दे रहा हूँ, तो जैसे ही 1 दूंगा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाइप एरर आ जाएगा कि MUL मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट B, यानी कि A की वैल्यू चली गई है और B की नहीं गई है। और इसी तरीके से अगर मान लो मैं उसमें कोई भी 2 के प्लेस पर 3 कर देता हूं, जैसे मैंने 10 दे दिया और यहाँ 15 दे दिया,
तो भी क्या है हमारे पास क्या है जो एरर आ जाएगा कि MUL टेक 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 3 आर्ग्यूमेंट। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आर्ग्यूमेंट होते हैं वो उतने ही देने होते हैं जितने हमारे प्रोग्राम में यूज़ हो रखे हैं। अगर उससे कम होता है, अगर उससे कोई ज़्यादा होता है, तो हमारे पास क्या है डायरेक्ट एरर आ जाएगा। फिर उसके बाद जब हमने बात की थी, हमने की थी कि 3 आर्गुमेंट के लिए या करें, जो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट था वो भी इसी प्रैक्टिकल के थ्रू इम्प्लीमेंट हो रहा है। हमें पता है जो हम वैल्यू दे रहे हैं वो एग्जैक्टली उसी के अंदर जाके चल रही है। तो अभी मैं आपको एक डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का भी और एक एग्जांपल दे देता हूँ। इसको एक बार क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर जो है एक नया फंक्शन जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। जैसे इंटरेस्ट हमने लिख दिया, उसके अंदर प्रिंसिपल टाइम आ गया हमारा, और रेट हमने जो है वो R लिख लेते हैं, शॉर्ट में कर देते हैं ताकि आसानी से रहे। तो यहाँ पर जो है हमने एक इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाला फंक्शन बना दिया है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो हमने यहाँ पर दे दिया है। फिर चेक करेंगे इसके अंदर अगर हम अलग अलग वैल्यू दे देते हैं तो क्या वैल्यू उठती है, क्या वैल्यू नहीं उठती है। तो इसी तरीके से फिर वही वाली बात है कि प्रिंट कर देते हैं कि जो प्रिंसिपल के अंदर P के अंदर वैल्यू आएगी वो चेक कर लेंगे कि कौन सी वैल्यू आई है, कॉमा यहाँ पर P दे देते हैं। फिर प्रिंट के अंदर दोबारा से चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर जो मेरी R की वैल्यू आएगी वो क्या उठाई है इसने, वो R उठाई है, और T की वैल्यू जो उठाएगा वो कौन सी उठाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है वो T की वैल्यू दे दी, ताकि जिससे हमें ये पता चल जाए कि कौन सी वैल्यू आ रही थी। फिर उसके बाद जो है प्रिंट कर देते हैं, और यहाँ पर कर देते हैं इंटरेस्ट इज़, और फिर जो है हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर देते हैं P स्टार T स्टार R। तो इस तरीके से जो हमारा फंक्शन काम करेगा। जैसे ही मैंने ये फंक्शन डिफाइन किया है, इस चीज़ के ऊपर एक बार ध्यान देना आप। इससे पिछले जो फंक्शन हमने पिछले क्लासेस में जो हमने फंक्शन किए थे वहाँ पर जो था हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ कर रहे थे, बट यहाँ पर हमने जो है कोई रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ नहीं की है। रिटर्न करने की बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट उसका रिजल्ट जो है प्रिंट करा रहा हूँ, और यहाँ पर जो है फंक्शन कॉल में किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं हो रही है। तो हमें यहाँ पर जो है कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जो था हमने ये अपना फंक्शन डिफाइन कर दिया है, जैसे इंटरेस्ट था। अब इसको कॉल कर लेते हैं कि इंटरेस्ट में अगर मैं कॉल कर देता हूँ, क्योंकि पहले जो था मैंने PTR दिखा दिया है, डायरेक्ट डाल दिया है। इसमें वैल्यू डाल दी मैंने 1000 और इसमें वैल्यू डाल दी है 2। तो यहाँ पर देखना इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो है 3, मैंने यहाँ पर दिए हैं 2। इससे पीछे हमने देखा था अगर ये करता तो हमारे पास एरर आ रहा था, अब की बार हमारे पास एरर आएगा या नहीं आएगा। तो इसने क्या था डायरेक्ट जो है वो रेट की वैल्यू जो है वो उठा ली है। अगर इसी केस में अगर मैं सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट की वैल्यू अगर दूँ, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ मान लो जैसे ये नहीं देता, तो अब क्या करेगा, अब ये मेरे को एरर दे देगा कि इंटरेस्ट इज मिसिंग 1 आर्गुमेंट T, क्योंकि T की वैल्यू जो हुआ यहाँ पर नहीं गई है। आप इसी को अगर दोबारा कर देते हैं कि यहाँ पर मैंने दिया इंटरेस्ट और फिर यहाँ पर वैल्यू दे दी है 1000, फिर यहाँ पर 2 दे देते हैं और यहाँ पर 0.15 दे दिया। तो अब मैंने जो यहाँ पर जो है 3 की वैल्यू दे दी है, तो यहाँ पर R जो है इसने कितना उठा लिया, R उठा लिया 0.15, और पिछले प्रोग्राम में जो बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा था उसने वो क्या है वो उठा लिया था, तो यहाँ पर 0.1 उठा लिया था। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट के साथ भी काम कर सकते हैं। अब इसी के अंदर अगर मैं 4 वैल्यू दे के देख लूँ तो अभी चेक कर लेते हैं, फिर ये आप चेक कर लेना, 4 वैल्यू दे के चेक करना कि आपके पास कौन सा एरर आ रहा है। अगर जो आप एरर आ रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि जो भी मैं प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ आप साथ साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि सबके पास जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके।
फिर उसके बाद जो साथ में था जो नेम्ड आर्गुमेंट वाला था वो भी हम इसी प्रैक्टिकल के थ्रू कर सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर इंटरेस्ट की अगर कॉल कर देता हूँ और उसके अंदर अगर मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ कि जैसे t इक्वल्स टू 2 दे दिया हमने और p इक्वल्स टू 2000 दे दिया, तो उसके अंदर आप देखेंगे अब ये हमारी चीज़ें कैलकुलेट करेगा या नहीं करेगा। तो इसने देखो जो डिफ़ॉल्ट था वो हमने स्किप कर दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्किप किया था उसने डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू उठा ली, बट जैसे ही t की वैल्यू पहले दे दी और p की वैल्यू बाद में दे दी, तो इसने p की वैल्यू जो थी वो वही उठाई है जो दे रखी थी और t की वैल्यू वही उठाई है जो दे रखी थी। अब इसमें अगर दूसरी चीज़ भी कैलकुलेट कर देते हैं, चेक कर लेते हैं कि मैं यहाँ पर इंटरेस्ट ही कर देता हूँ और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि t इक्वल्स टू 3, फिर वैल्यू डाल दी सीधी 2 की, और फिर इसके बाद अगर मैं कह देता हूँ जैसे यहाँ पर मैंने जो था एक नेम आर्गुमेंट यूज़ किया है दूसरा नहीं किया है, तो हमारी ये जो है कैलकुलेट करेगा या नहीं करेगा। तो इसने जो है वो सिंटैक्स एरर दे दिया है, तो हमारे ये पता चल गया है कि ये वाली जो वैल्यू है वो इसको नहीं उठाएगा। अगर इसी को अगर मैं इस तरीके से कर लेता इंटरेस्ट, यहाँ पर 2000 की वैल्यू आगे दे दी, टी मैंने दे दिया 3 और रेट की वैल्यू जो है बाय डिफ़ॉल्ट उठाऊंगा। तो अब देखिए अब जो है इसने वैल्यू उठा ली, इस केस में इसने वैल्यू नहीं उठाई क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो आर्ग्यूमेंट होगा, जो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट होगा वो राइट में होगा और जो डिफ़ॉल्ट नहीं होगा वो हमेशा लेफ़्ट में होगा। अगर मैं कोई पर्टिकुलरली डिफ़ाइन कर रहा हूँ और कुछ एक डिफ़ाइन नहीं कर रहा हूँ, तो जो पहले नहीं डिफ़ाइन होगा वो पोजिशनल से होगा। तो इन सारी बातों का आपको प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये आज का जो टॉपिक था थोड़ा डिटेल में है कि आप किस तरीके से कैसे इसके साथ काम कर सकते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं फंक्शन के साथ यूटिलाइज करते हैं तो बेसिकली आप डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, आप आगे पीछे चेंज नहीं करेंगे, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से क्या वैल्यू दी जा सकती है, क्योंकि आपके साथ एग्ज़ाम के टाइम पे कभी भी कहीं और से वैल्यू डाल के दे के पूछ सकते हैं कि ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो फिर आपके हाथ पैर खड़े हो जाएंगे। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे मैसेज कीजिएगा, कांटेक्ट कीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मेरे को मैसेज कर सकते हैं आप। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आई रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट कमिंग लेक्चर की वीडियो पोस्ट करूं वो आपके पास टाइम से पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।